अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। वरासत की सीरीज चल रही है, आज लास्ट इसका जो है वो लेक्चर होगा। उसके बाद वरासत का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नए एक्ट की तरफ जाएंगे, नए लॉ की तरफ जाएंगे। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरासत के अंदर लिखें सबसे पहले, यहां पे ऊपर हेडिंग इसकी ये बना लें कि सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 कि सेक्शन 4 का क्या ताल्लुक है विरासत के साथ। सेक्शन 4 की एलैबोरेशन क्या कहती है, इसकी डिटेल में जाएं तो ये सेक्शन 4 क्या कहता है। इसने आके यतीम, पोते पोती, नवासे नवासी को हक दे दिया है। हियर इज अलाइव की चेन को तोड़ के इसने नीचे जो है वो आगे बच्चों को, उनकी औलाद को हिस्सा दे दिया विरासत में। सेक्शन 4 देखें। सेक्शन 4 ये कहता है कि इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोसिटस before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per strips receive a share equivalent to the same which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. इसमें सिंपल सा यहां पे कंसेप्ट नोट करें कि सेक्शन 4 ने यतीम, पोता पोती और नवासा नवासी को बराबर हिस्सा दे दिया। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर जो पोता पोती होंगे या नवासा नवासी होंगे, वो ऊपर अपने बाप और अपनी मां को रिप्रेजेंट करते हुए वो अपने दादे या नाने की विरासत से हिस्सा लेंगे। सेक्शन 4 आपको ये कह रहा है, दादा है या नाना है, फौत हो गया, आगे उसकी औलाद है, बेटा है या बेटी, फौत हो गए, नीचे बचे आगे भी उनकी औलाद है, एक बेटे में से हो गए पोता पोती, बेटी में से हो गए नवासा नवासी, तो वो अपने फादर और मदर को रिप्रेजेंट करते हुए कि मेरे फादर को इतना हिस्सा आना था, वो नीचे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरी माँ को इतना हिस्सा आना था, मेरी माँ का हिस्सा हम में नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नीचे औलाद को सेक्शन 4 ये कहता है। अब सेक्शन 4 की एक इलिस्ट्रेशन समझ लें, इसकी एग्जाम्पल से समझ लें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। सेक्शन 4 की इलिस्ट्रेशन ये कहती है कि ऊपर दादा है, ठीक हो गया, या नाना है, कोई भी है, दादा लगा लें, उसकी दादे के नीचे औलाद है। औलाद में कौन कौन है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे 1 बेटी। अब उसमें क्या होता है कि एक बेटे की डेथ हो जाती है और एक बेटी की डेथ हो जाती है, बीच में बच गया सिर्फ एक बेटा, आगे भी उनकी औलाद है, मतलब कि जो मरे हैं, ठीक है, उनकी भी नीचे औलाद है, ठीक है, और जो जिंदा है उसकी भी नीचे औलाद है। अब इसको समझना। अब शरीयत ये कहती है शेरर के तौर पे, हियर इज अलाइव, जो वारस है, जिसको प्रॉपर्टी इनहेरिट होनी है, विरासत में जानी है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसका जिंदा होना जरूरी है। जो मर गया उसकी चेन टूट गई, उसको कुछ नहीं मिलना विरासत से, ठीक है। लेकिन सेक्शन 4 ने आके ये कहा, अब वैसे देखा जाए तो जो बेटा जिंदा है, बाकी एक बेटा मर गया, एक बेटी मर गई, वो निकल गई, एक्सक्लूड होगी अकॉर्डिंग टू शरीयत। लेकिन एक बेटा जिंदा है तो शरीयत के मुताबिक तो सिर्फ अकेला उसको जाएगा, बाकी दोनों एक्सक्लूड हो गए। लेकिन सेक्शन 4 ने आके ये कहा कि ऐसे नहीं, ये क्योंकि मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी बेस के ऊपर नीचे मिल रहा है हिस्सा। सेक्शन 4 आके ये कहता है कि जो मर गया, आगे उसकी औलाद है, उसकी औलाद को भी जाएगा, उतना ही जाएगा जितना उसके फादर ने लेना था। एक बेटी मर गई, उतना ही मिलेगा जितना उसकी मदर ने लेना था। जो हियर अलाइव है उसको भी मिल जाएगा, तीनों को मिलेगा। तीनों को इस सेंस में, जो 2 मर गए, बेटा और बेटी मर गए, आगे उनकी औलाद है, पोता पोती और नवासा नवासी, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, उनको मिलेगा, और जो एक बेटा जिंदा है दरमियान में, ठीक है, उसको भी मिलेगा। दादा है या नाना, उसकी विरासत से। सेक्शन 4 ये कहता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर, फादर को रिप्रेजेंट करते हुए, मदर को रिप्रेजेंट करते हुए, नीचे जो उनकी औलाद है, पोता पोती, नवासा नवासी, हिस्सा ले जाएंगे।
उसके बाद मैंने आपको कहा था कि शेयरर्स में 12 किस्म के लोग आते हैं, 8 मैंने बता दिए हैं, 9वां लिखे, 9 ये कहता है मादरी बहन। इससे मुराद है कि मां की तरफ से बहन, वो भी शेयरर में है। उसके बाद आ जाता है 10वें नंबर पे मादरी भाई, मां की तरफ से भाई। उसके बाद 11वें नंबर पे आ जाता है हकीकी बहन, रियल सिस्टर। उसके बाद 12वें नंबर पे आ जाता है लास्ट वन पदरी बहन, पदरी बहन। तो ये 12 काइंड्स हैं जो शेयरर्स में फॉल करती हैं, पहली क्लास में फॉल करती हैं। ये शेयरर कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब अगली हेडिंग यहां पे दे लें कि रेजिड्यूरीज क्या होते हैं, सेकंड क्लास। रेजिड्यूरीज के आगे लिखें सेकंड क्लास। सबसे पहले अब इसके अंदर आ जाता है कि सबसे पहले जब भी विरासत आपने निकालनी है, आपने सबसे पहले देखना है कि शेयरर में कौन कौन बंदा है, कौन कौन जिंदा है, उसको पहले विरासत में जाएगा हिस्सा, ठीक हो गया। आपने शेयरर से ये 12 किस्म के लोग ढूंढ लिए, आपको कोई भी नहीं मिला। फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट क्लास से निकल के दूसरी क्लास में मूव करना है, सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास आती है रेजिड्यूरी, बचा हुआ, जो बच गए हैं। अगर आपने शेयरर में देखा आपको कोई नहीं मिला, फर्स्ट क्लास में आपको कोई भी नहीं मिला, ठीक हो गया। अब विरासत किधर जाएगी, अब आपने जाना है सेकंड क्लास में, जिसको कहते हैं रेजिड्यूरीज, बचे हुए। इसको ये कहते हैं कि जो मरने वाले के जो बहन भाई होते हैं, रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो अलाइव हैं, जिंदा है, तो फिर विरासत उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वैसे रेजिड्यूरीज में कौन कौन आता है ये लिख लें पॉइंट्स बना के। बेटा आता है, वो मैंने पहले बताया था कि किस सेंस में बेटा आता है। बेटा आता है, दूसरे नंबर पे बाप आता है, तीसरे नंबर पे ब्रदर आता है, चौथे नंबर पे चचा आता है, ठीक हो गया। रेजिड्यूरी का कंसेप्ट ये है कि फर्स्ट कोई भी विरासत आपने निकालनी है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये बंदा फोत हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी वाइफ है, उसको चलो चला गया, जो उसका निसफ हिस्सा बनता है, उसको चला गया। उसके बाद आपने देखना है इसका बाप तो नहीं कोई जिंदा, नहीं, इसकी नीचे औलाद तो नहीं है, नहीं। उसके बाद अब आपने फर्स्ट क्लास से निकल गए, अब आपने कहना अब ये विरासत, इसकी प्रॉपर्टी किधर जाएगी, अब जाएगी रेजिड्यूरी में, जाके इसके बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट। इसके सके बहन भाई कौन कौन से हैं, इसके ये 2 भाई हैं, या ये 1 भाई है, या 1 बहन है, ये प्रॉपर्टी अब इसके सके रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। ये होते हैं रेजिड्यूरीज, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप लिखें तीसरे नंबर पे डिस्टेंट किंडर्ड। डिस्टेंट किंडर्ड के आगे लिखें थर्ड क्लास, थर्ड क्लास, तीसरी क्लास, जिसको कहते हैं डिस्केंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड। अब इसका कंसेप्ट ये है कि आपको शेयरर फर्स्ट क्लास में से भी कोई नहीं मिला, सेकंड क्लास रेजिड्यूरी में से भी उसके बहन भाई कोई नहीं मिले। अब आपने आ जाना थर्ड क्लास में ढूंढने कि थर्ड क्लास में कोई बचा है, वो देखें। ये अब प्रॉपर्टी, ये विरासत उसको जानी है। वो डिस्टेंट किंडर्ड को कहते हैं दूर के रिश्तेदार। इसके अंदर देखें कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर आ गया बेटियों की औलाद, मामू, खाला और फुप्पी, ये आते हैं डिस्टेंट किंडर्ड में, दूर के। कि आपको फर्स्ट क्लास से कोई नहीं मिला, आपको सेकंड क्लास से कोई नहीं मिला, अब आपने आना है थर्ड क्लास में, कि अब थर्ड क्लास में मैं देखूं कि ये कौन बंदे हैं जो जिंदा है, अब ये विरासत उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इनमें से अगर कोई होगा तो फिर ये विरासत उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक हो गया। ये कंसेप्ट था। जब भी विरासत डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फर्स्ट क्लास देखनी है शेयरर्स कि उसके अंदर कोई आता है, नहीं आता, सेकंड क्लास की तरफ मूव कर जाना है। उसके अंदर कोई आता है रेजिड्यूरीज में, नहीं आता, तीसरी क्लास में मूव कर जाना, थर्ड क्लास में डिस्टेंट किंडर्ड। उसके अंदर आता है, अगर मिल गया तो उसमें। अगर ये तीनों में कोई नहीं है, लेकिन मोस्टली 95% बंदे मिल जाते हैं, 95% मिल जाते हैं। अगर थर्ड क्लास में भी कोई नहीं तो ये जो प्रॉपर्टी होगी, विरासत होगी, ये स्टेट को चली जाएगी, गवर्नमेंट को चली जाएगी। तो ये था विरासत का कंसेप्ट। आपने जब भी विरासत निकालनी है तो ये थर्ड क्लासेस को जेन में रखना है कि शेयरर में कौन है उसको जाएगी, नहीं है तो रेजिड्यूरी में चले जाना है, नहीं है तो तीसरी क्लास डिस्टेंट किंडर्ड में चला जाना है। अगर शेयरर में कोई मिल गया
तो आपने सेकंड क्लास और थर्ड क्लास को एक्सक्लूड कर देना है। अगर फर्स्ट से नहीं मिला, सेकंड से मिल गया, तो थर्ड क्लास एक्सक्लूड होगी। अगर फर्स्ट से भी नहीं मिला, सेकंड से भी नहीं मिला, तो फिर आपने थर्ड क्लास की तरफ चले जाना है। अगर थर्ड क्लास से भी नहीं मिला, तो फिर ये सारी की सारी विरासत जो होगी मरने वाले की, डिसीज्ड की, मुतवफ़ी की, वो सारी चली जाएगी स्टेट को। यहां तक कंसेप्ट था। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह नया शुरू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।